गुड इवनिंग एवरीवन। पीआईबी सीरीज के अंदर आज हम पिछले 2 दिनों के जो आर्टिकल थे वो हम कवर कर लेंगे। पिछला जो हमारा बैकलॉग है वो खत्म हो जाएगा और फिर उसके बाद में हम डेली के जो चलता है उस तरीके से हम चलने शुरू कर देंगे। फिर उसके बाद में देखो आपका एक जो यूपीआई से संबंधित क्वेश्चन था तो उसके अंदर देखो ग्रीस है तो वो 10वां ऐड हुआ था, लेकिन जो पीआईबी के अंदर जो न्यूज़ थी मैंने कल जो डिस्कस किया था उसके अंदर नो ही दे रखा था। और हमने जैसे जून के अंदर भी ये बात की थी कि ग्रीस इसके अंदर ऐड हो चुका है, यूरो बैंक वगैरह ये सब थे उसके साथ में। तो हमने बात भी की थी, लेकिन ऑफिशियल डेटा है उसके अंदर अभी तक उन्होंने अपडेट नहीं किया। लेकिन आप जो बता रहे हो एग्जाम तक उसके अंदर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको 10 ही मानना है, बिल्कुल सही हो आप। और उसी तरीके से हम अपडेट भी रखेंगे अपने आप को। और देखो कुछ एक दो क्वेश्चन हो रहे हैं आपके। तो ग्रीस है वो 10वां है, ये आपको याद रखना है। और फिर उसके बाद में देखो इकोनॉमी के नोट्स हैं तो ये मंथ एंड तक आ जाएंगे आपके लिए। मेंस वाले जो सार्थक सीरीज वाले थे अभी काम चल रहा है उस पर। फिर ईच टॉपिक एमसीक्यू, ये मैं कोशिश कर रहा था कि हर टॉपिक के लास्ट के अंदर ये एमसीक्यू वगैरह देने की। लेकिन क्या है कि उसमें थोड़ा स्लाइड वगैरह थोड़ी ज़्यादा हो रही थी और उसके बाद में जैसे बीच बीच के अंदर भी आ रहा था, जैसे क्लास के बीच के अंदर वो आ रहा है तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है हमारा। तो उसके लिए क्या है कि मैंने लास्ट के अंदर 2-3 जो हमारे एमसीक्यू अच्छे लगते हैं मुझे तो वो मैं डाल देता हूँ, ठीक है। इतने ज़्यादा अच्छे तो नहीं लगते हैं, फिर भी है ना कोशिश यही रहती है कि हाँ इतना टाइम नहीं दे पा रहे इसलिए अच्छे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं। देखो आज बहुत सारे आर्टिकल नहीं है, इतने कि 9 आर्टिकल हैं आज। और जीएस पेपर 1 2 3 तीनों के से रिलेटेड हैं आज। और देखो हमारा 15 अगस्त का इंडिपेंडेंस डे के लिए ऑफर चल रहा है और जो 20% डिस्काउंट है वो हमारी ऐप के ऊपर है। स्टडी विद डीजे, देखो आपको आंसर राइटिंग है, आंसर राइटिंग है, मेंस आंसर राइटिंग है, ये धर्मेंद्र जाखड़ सर करवा रहे हैं। और आंसर राइटिंग मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए जो मेन होता है उसके अंदर यूपीएससी के अंदर जो मुझे मेन लगता है वो आंसर राइटिंग ही है। आप जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है ये सब है तो ये तो आप डेली लाइफ के हिसाब से आप सीख ही जाते हो। लेकिन आंसर राइटिंग है वो आपको ना डेली प्रैक्टिस के साथ में नहीं, जब तक नहीं करोगे आपको ऐसे लगेगा कि मैं प्री कर लूंगा या फिर ना प्री हो जाएगा तो उसके बाद में मैं देख लेंगे। तो लेकिन क्या है कि वो टाइम है वो निकल जाएगा। ये अभी शांति काल चल रहा है और दिसंबर तक है ना आपको ये आंसर राइटिंग है ये कंप्लीट करनी है। तो हमारे साथ में जुड़ सकते हो। धर्मेंद्र जाखड़ सर हैं, इनको 4 इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है और मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे हैं तो वो इससे ना बहुत ऐसे अलग तरीके से फ़ायदा मिल रहा है उनको। उनको ऐसे लग रहा है कि हमारे आंसर राइटिंग है ना उनको हमने अलग करके रख दिया है। और उसके बाद में जैसे दिसंबर आएगा उसके बाद में वो सिर्फ प्री के अंदर लगेंगे और जिस टाइम पे प्री हो जाएगा उसके बाद में उनको ये नहीं रहेगा कि मेरी आंसर राइटिंग नहीं की हुई, मुझे याद नहीं है, मैं क्या लिखूंगा या लिखूंगी। वो दिक्कतें नहीं होंगी, आपके लिए बहुत आसान चीज़ें हो जाती हैं। और देखो सी सेट का तिगड़म कोर्स है, सी सेट है तिगड़म कोर्स है जो प्री के लिए होते हैं ये सब, कि किस तरीके से जुगाड़ लगाना है, कि जुगाड़ लगा के 4 में से 1 आंसर निकालना है, वो सब हो गए। और कॉम्बो कोर्सेज वगैरह भी है हमारे, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, आईआर, साइंस टेक, इनके लिए। तो आप है ना इनको हमारी ऐप के ऊपर जाके अवेल कर सकते हो। डेमो क्लासेस हैं वो दे रखी हैं और ये तो बहुत ही मिनिमम प्राइस के अंदर है। और सभी कोर्स हैं वैसे तो, मतलब आप दूसरी बड़ी बड़ी कोचिंग का देखोगे तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं और इतनी क्वालिटी भी नहीं होती है। लेकिन इसके अंदर देखो आप है ना जो कम से कम इंटरव्यू दिए हुए जो टीचर हैं वो आपको पढ़ा रहे हैं, उनसे आपको सीखने का मौका मिलेगा, अलग अलग व्यू मिलेंगे। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं हम। आज देखो पहला आर्टिकल है। आज ये ग्लाव झील है, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर पहली रामसर स्थल बनी है और इसके बारे में है। देखो रामसर स्थल है ये 1971 के अंदर ईरान के रामसर के अंदर ये कन्वेंशन हुआ था। और जैसे आप अमेजन फॉरेस्ट है तो इनको धरती के लंग्स वगैरह इस तरीके से हम कहते हैं, तो ये धरती की किडनी है, ये होती हैं आर्द्र भूमियाँ। तो ये जैसे मतलब ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो गया या फिर पारिस्थिति को संभालना हो गया, ये बहुत सारे काम है ये आर्द्र भूमियाँ ही करती हैं। इसलिए क्या है ये रिचार्ज वगैरह करना, ये सारे काम ये करती है, इसलिए इनको किडनी वगैरह कहा जाता है। ठीक है, अब देखो ये इस जगह पे है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश है। और ये आपको पता है पूर्वी घाट है, जो ये वैश्विक बायोस्फीयर रिजर्व टाइप में ये होते हैं, तो जैव विविधता केंद्र होते हैं, तो उसके अंदर ये शामिल है। ठीक है, तो ये आंध्र अरुणाचल प्रदेश है, इसका ये पार्ट है, इसके अंदर आता ही है, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। जैसे हमारा पश्चिमी घाट है या फिर ना हमारे अंडमान निकोबार है, ये सब एरिया है तो इसके अंदर आता है। तो रामसर साइट है तो उसके बारे में देखो ये 101वीं हो गई है, 101वीं थी, पहले 100 ही थी, अब 101 हो चुकी है। ग्लाव झील है और ये इसके अंदर आपको ध्यान क्या रखना है, 26 से बढ़ के 101 यहाँ तक पहुंच चुकी हैं। 2014 के अंदर सिर्फ 26 रामसर साइट थी और ये 2000 अभी जो 26 है उसके अंदर 101 हो चुकी हैं। और कामलांग टाइगर रिजर्व है या वन्य जीव अभ्यारण्य इसके पार्ट के तौर पे है, ये थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। ठीक है, देखो 101 हैं, इनको सारों को आप याद नहीं रख सकते, लेकिन जो जो न्यूज़ के अंदर आती हैं वो आप याद रखा करो। और जो नहीं है वो तो स्पेशली याद रखनी है, पिछले 4-5 सालों के अंदर जो ऐड हुई हैं उनको तो आपको याद रखना ही चाहिए। तो देखो सबसे ज्यादा रामसर साइट है शायद इंडिया के अंदर ही है, वर्ल्ड के अंदर। और इंडिया के अंदर भी शायद तमिलनाडु के अंदर ही है सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा तमिलनाडु में ही होनी चाहिए जहां तक मुझे याद है, हाँ यही है। तो इसके अलावा इसके अंदर ज्यादा कुछ याद नहीं रखना कि कितनी वृक्ष प्रजातियां और कित टाइप में प्रजातियां हैं, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना याद नहीं रख पाओगे आप। ठीक है, तो बस ये है।
और देखो यहाँ से एक वो नदी निकलती है, कामलांग नदी निकलती है, ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हो कि कामलांग टाइगर रिजर्व वगैरह है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और यहाँ पे कामलांग नदी है, तो वो भी यहाँ से निकलती है। और ये ब्रह्मपुत्र है तो उसकी सहायक नदियों में से ही है, मतलब उसी का ही पार्ट है, ऐसे मानो ब्रह्मपुत्र का बेसिन है, उसी का पार्ट है ये। अब देखो अगला आर्टिकल है ये हमारा, ये ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम, देखो क्या होता है कि आपको पता है कि ग्रीन क्रेडिट क्या होता है, जैसे कार्बन क्रेडिट होता है ना, कार्बन क्रेडिट है, तो ये क्या होता है कि जैसे कार्बन कैप्चर वगैरह करने के लिए जो कंपनियां हैं, तो वो कार्बन क्रेडिट है वो उनको मिलता है, और उस आधार पे जैसे मतलब जितना वो उत्सर्जन करती है उनको कार्बन क्रेडिट खरीदना पड़ता है, यदि वो नहीं खरीद रही है तो उनके बदले मतलब उनको या तो पैसा देना पड़ेगा या कैंपा फंड के अंदर, उसी तरीके से ये ग्रीन क्रेडिट है, ये कार्यक्रम है। देखो कार्बन क्रेडिट है एक छोटी अवधारणा है, सीसी, ठीक है, इसको मैं ये कह रहा हूँ, और ये है ग्रीन क्रेडिट, ये थोड़ी होलिस्टिक अप्रोच है कि ग्रीन क्रेडिट है उसी के अंदर ही कार्बन क्रेडिट आता है। अब ग्रीन क्रेडिट के अंदर देखो कार्बन क्रेडिट तो आएगा ही, मतलब कार्बन कैप्चर है तो वो तो आएगा ही, फिर उसके अलावा जैसे पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जैसे बंजर भूमियां हो गई उनको संभालना हो गया, वनावरण वृक्षावरण ये बढ़ाना है, ये सारी चीजें हैं, ये ग्रीन क्रेडिट है इसके अंदर आती हैं, ठीक है। अब देखो क्या है कि सबसे पहले तो राज्य है, स्टेट होता है, स्टेट इनके लिए भूमि वगैरह डिसाइड करता है। क्या है कि कुछ जैसे सार्वजनिक हो गई कंपनियां या फिर प्राइवेट कंपनियां ये हो गई, तो ये इनके लिए ना एक ऐसी चीज होती है कि ये भूमि वगैरह आवंटन है ना, इनको स्टेट बताता है कि ये भूमि है, यहाँ पे आप है ना ग्रीन क्रेडिट है ये हासिल कर सकते हो, यहाँ पे आप वृक्षारोपण वनारोपण टाइप में आप कर करके और आप ग्रीन क्रेडिट है वो हासिल कर सकते हो, तो स्टेट है वो भूमि का आवंटन करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में जो लोकल कम्युनिटी है उनको भी लाभ मिलता है इससे, आपको पता है। और बस इसके अंदर एक कुछ शर्तें वगैरह है कि इसके अंदर जैसे 5 साल तक आपको वहां पे पेड़ वगैरह लगा के और थोड़ा टाइम तक रखना पड़ेगा, 5 साल 5 ईयर आपको वहां पे पेड़ लगाने होंगे, और जब तक 40% कैनोपी एरिया नहीं होगा। कैनोपी एरिया मतलब जैसे आप ऊपर से देखते हो तो वहां पे भूमि वगैरह है वो इतनी नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है, 40% से ज्यादा है ना भूमि ना दिखे, 40% कम से कम वृक्ष दिखे वहां पे उस एरिया के अंदर, यदि आप बर्ड आई व्यू से देख रहे हो तो 40% उसका कैनोपी एरिया है, ये होना चाहिए, ये इसकी एक शर्तें हैं कि ये एरिया है, यहाँ पे हम स्टेट है। फिर उसके बाद में क्या है कि एक देहरादून में एक संस्था है, तो वो इसको मेजर करती है, तो इसके अंदर क्या है कि जो ग्रीन क्रेडिट है उसके बारे में एक हैरार्की टाइप में ऐसे बता रखी है कि कैसे कैसे किया जाता है, ठीक है। तो देखो पहली बात तो है मिशन लाइफ है, तो मिशन लाइफ है, ये आपको पता है कि ग्लासगो के अंदर सम्मेलन हुआ था, जो COP26 था उसके अंदर 2021 के अंदर COP26 हुआ था, मोदी जी ने इसको मिशन लाइफ को दिया था कि जो नागरिक हैं वो भी नॉर्मल हमारी ज़िंदगी है तो उसके अंदर पर्यावरण के को सुरक्षित रखने के लिए प्रयास करें, अपनी लाइफस्टाइल के अंदर है ना जो पर्यावरणीय सुविधाएं सुरक्षा टाइप में ऐसे कुछ करना चाह रहे हो तो मिशन लाइफ है, ये दिया था उन्होंने, तो इसका एक पार्ट है ये, ऐसे मानो आप, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, ग्रीन क्रेडिट में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो है इसमें, हरित आवरण है, कार्बन पृथक्करण है, ये कार्बन पृथक्करण तो मैंने बता दिया, कार्बन उत्सर्जन वगैरह ये सारी चीजें तो वो आएंगी ही, कार्बन क्रेडिट वाले के अंदर भी है। फिर खराब भूमि है, ये आ जाएगी, फिर उसका जीर्णोद्वार वगैरह हो गया, तो इससे क्या होगा कि स्थानीय समुदाय उनको लाभ मिलेगा उससे, मतलब जो आ, वन उत्पाद हो गए या फिर लकड़ियां वगैरह हो गई ये सब है, टिम्बर वगैरह हो गए, तो वो सब इनसे मिलेगा, तो स्थानीय समुदाय उनको भी फायदा होगा इससे। और कानूनी ढांचा क्या है कि हरित ऋण नियम, ये 2023 के अंदर आए थे, हरित ऋण नियम आए थे 2023 के अंदर, ग्रीन क्रेडिट रूल है ये 2023 के हैं, ठीक है। तो इसके तहत ये शर्तें वगैरह ये लागू की गई हैं। अब देखो, अब भारतीय वानिकी अनुसंधान जो मैं संस्था बता रहा था देहरादून की, वो है ICFRE, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद है, ये है इस कार्यक्रम का प्रशासन वगैरह ये करती है। राज्य राज्य वन विभाग है, तो ये क्या है भूमि का आवंटन वगैरह ये करता है कि अब ये बताता है कि यहाँ यहाँ पे आप वन लगा सकते हो। फिर उसके बाद में इसकी शर्तें 5 साल 40% का कैनोपी एरिया, ये मैंने आपको बता दिया है। फिर एक संस्था है, देखो पहले क्या है कि निगरानी वगैरह ये सब कौन करेगा, नामित एजेंसी होगी, वो ग्रीन क्रेडिट का दावा यदि किसी ने किया है तो उसका सत्यापन करेगा और सत्यापन करके फिर इस संस्था को भेजेगा। पहले क्या है कि नामित एजेंसी होगी राज्य सरकार की, तो वो इसको करेगी और फिर उसके बाद में इसको भेजेगी, ठीक है, यहाँ भेजेगी और फिर ये नामित कर देते हैं, फिर उसके बाद में उनको ग्रीन क्रेडिट वगैरह मिलने वो शुरू हो जाएंगे। आपको पता है कि उससे कुछ पैसा वगैरह कमाना या फिर उनको इंडस्ट्री वगैरह लगा रहे हैं तो उनके प्रति भी है ना उनको एक सहूलियत टाइप में मिल जाती है। तो ये है ग्रीन क्रेडिट, और इसका एक हैरार्की टाइप में किस तरीके से मॉनिटरिंग वगैरह की जाती है, प्रशासन कौन कर रहा है, ठीक है, मंजूरी कौन दे रहा है, ये सारी चीजें इसके अंदर दे रखी हैं, वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। फिर देखो अगला आर्टिकल है ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर बाढ़ शमन उपाय हैं उनके बारे में है, तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर बाढ़ शमन के लिए देखो मेंस के लिए है ओनली ओनली,
ठीक है, कि बाढ़ शमन के लिए क्या क्या चीज़ है वो सरकार कर रही है। उसके लिए कुछ जैसे मतलब बाढ़ प्रबंधन है वो किसका है, राज्य का हिस्सा है या किसका है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर दे रखी हैं। तो देखो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि बाढ़ प्रबंधन का, बाढ़ मैनेजमेंट का काम है राज्य सरकार का होता है, और फिर उसके बाद में केंद्र सरकार की एक संस्था है, वो है बाढ़ प्रबंधन और सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम। संस्था नहीं है, सॉरी, ये योजना है। तो ये क्या है कि एक योजना है, इसके तहत इनको वित्तीय मदद दी जाती है और तकनीकी मदद है, ये केंद्र सरकार राज्य सरकारों को देती है। तो राज्य सरकार है, इनकी सबसे पहले भूमिका होती है बाढ़ प्रबंधन की, और फिर उसके बाद में ये संस्था है, ये हेल्प करती है टेक्नोलॉजी और वित्तीय मदद के लिए। फिर देखो सीडब्ल्यूसी है, सेंट्रल वाटर कमीशन है, इसकी भी भूमिका होती है कि ये अनुमान जारी करती है कि बाढ़ आ सकती है या नहीं आ सकती है। एक तो 24 घंटे का अनुमान जारी करती है और एक 7 दिन पहले का अनुमान जारी करती है। दो तरीके के अनुमान है ये संस्था जारी करती है, उससे पता चल जाता है लोगों को कि ये अनुमान है और यहाँ यहाँ पे बाढ़ की संभावना हो सकती है। तो ये दो दो हो गई, सीडब्ल्यूसी है ये करता है, ठीक है। तो ये 7 दिनों के लिए है, ये कोई गणितीय मॉडलिंग टाइप में इस तरीके से करता है, और 24 घंटे तक है ना लीड टाइम के साथ में ये करता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया रहना चाहिए, आप यदि एग्जाम के अंदर मेंस के लिए लिख रहे हो तो उस टाइम पे। फिर उसके बाद में पूर्वानुमान केंद्र है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर या पूरे इंडिया के अंदर ये बहुत सारे पूर्वानुमान केंद्र है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर 53 केंद्र है, और पूरे इंडिया के अंदर 159 है या 201 है, 360 केंद्र है टोटल। 360 केंद्र हैं ये टोटल इंडिया के अंदर है। उसके अंदर नॉर्थ ईस्ट के आप याद मत रखो, पूरा इंडिया वाला है, यही पूछा जाएगा तो ये आप याद रखो, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो कुछ सूचना प्रसारण, जैसे मतलब नागरिकों तक कैसे पहुंचेगी ये सारी सूचनाएं, तो उसके लिए एक तो मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप का नाम है फ्लड वॉच इंडिया, इसके द्वारा। और फिर हम कई बार हम पढ़ चुके हैं इसको, सीएपी को, कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल है, इसको हम पढ़ चुके हैं। जैसे मोबाइल वाइब्रेशन वगैरह करना, वो सारी चीजें हम देख चुके हैं, मोबाइल के अंदर वो मैसेज वगैरह भी आते हैं, ये सारी, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं यहाँ, इससे क्या होता है कि नागरिकों तक सूचना पहुंच जाती है, बाढ़ आने वाली है इन सब के बारे में। फिर उसके बाद में देखो ये तो हो गए संरचनात्मक उपाय। अब गैर संरचनात्मक उपाय कौन से हैं, वो है फ्लड प्लेन जोनिंग। फ्लड प्लेन जोनिंग की जाती है, जैसे मान लो ये बाढ़ है, ये नदी बह रही है और ये नदी का एरिया है, तो ये वाला जो एरिया है इसको जोन 1 मान लिया, ये रेड जोन हो गया। फिर ये जोन 2 है थोड़ा दूर वाला, ये जोन 2 हो गया, ठीक है। इसको अलग अलग नाम दे दिया जाता है, जैसे रेड जोन हो गया, ऑरेंज जोन हो गया, ग्रीन जोन हो गया, इस तरीके से। ये जोन 3 है, तो इसको क्या है कि फ्लड प्लेन जोनिंग की जाती है, ठीक है। तो मैदानी क्षेत्र है तो उसके अंदर फिर उसके बाद में मास्टर प्लान बनाए जाते हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र बोर्ड है तो वो भी मास्टर प्लान बना रहा है कि किस तरीके से बाढ़ को रोका जा सकता है। उसके बाद देखो आपको पता है कि हर बार ब्रह्मपुत्र के अंदर तो बाढ़ आती ही आती है, असम वाला एरिया हो गया, ये सारा एरिया है, काजीरंगा तो हर साल न्यूज के अंदर रहता ही है। तो प्राथमिक सहायता है, जैसे एनडीआरएफ है और एसडीआरएफ है, प्राथमिक सहायता एसडीआरएफ देती है, फिर उसके बाद में एनडीआरएफ भी पहुंच जाती है। तो ये संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक उपाय हैं, वो हमने देख लिए। और आप यदि आंसर राइटिंग के अंदर इनको जो सरकार की जो चीजें, वो पोर्शन यदि आप है ना आंसर राइटिंग के अंदर डालना चाहते हो, तो ये सारी चीजें आप डाल सकते हो, ठीक है। अब देखो अगला आर्टिकल है वाहन से वाहन संचार प्रणाली, कि मतलब एक वाहन है और उससे दूसरा वाहन है, वो किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है। देखो जैसे आप जैसे कोहरे वाला टाइम होता है, उस टाइम पे आप देखते हो कि एक गाड़ी भिड़ी है, उसकी वजह से 20 गाड़ियां या 30 गाड़ियां वो आपस में एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है। तो यदि ये वाहन से वाहन संचार प्रणाली आ जाती है, तो उसके बाद में ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जैसे मतलब आगे वाला यदि कोई दिख रहा नहीं है, देखो मान लो एक ये वाहन है और ये आगे जा रहा है, तो ये वाहन 2 है, तो इससे यदि ये ब्रेक लगाता है, ये ब्रेक क्यों लगाएगा, क्योंकि ये आगे वाला भिड़ गया है, आगे वाला ब्रेक लगा रहा है तो ये ब्रेक लगाएगा और इससे हम भिड़ जाएंगे। इस तरीके से होता ही, आपको पता है जनरली कोहरे के टाइम पे या फिर कोई भी अलग सिचुएशन आ जाती है उस टाइम पे होता ही है। तो ये इसको ये पता चल जाएगा कि आसपास में ये क्या है कि सारे जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है उससे कनेक्टेड रहेंगे, और उससे इनको पता चल जाएगा कि इसने ब्रेक लगाया, तो ऑटोमेटिकली या तो इनको एक अलार्म बज जाएगा या फिर ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम है उसके द्वारा इसके अंदर ब्रेक लग जाएगा अपने आप। तो अभी सरकार ये शुरू करने की बात चल रही है, इसके अंदर मोटर वाहन संशोधन विधेयक है 1969 का है जहाँ तक, तो उसके अंदर संशोधन किया जा रहा है अभी, 1989 का है शायद, तो उसके अंदर संशोधन किया जा रहा है, ठीक है। तो केंद्रीय मोटर वाहन नियम है 1989 का, इसके अंदर संशोधन किया गया है, किया जा रहा है, अभी किया गया नहीं है, किया जाएगा। अब देखो इसकी क्या है, गति, स्पीड है, स्थिति है कि किस जगह पे है, दिशा कौन सी है, त्वरण कितना है, ये सारी जानकारी हैं वो रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा मिल जाएंगी। और रेडियो फ्रीक्वेंसी की एक रेट वगैरह है, ये भी इसके अंदर बता रखी है, किस किस रेडियो फ्रीक्वेंसी को यूज में लिया जाएगा, इसके अंदर वो भी बता रखा है, वो भी आपके काम का है। तो व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन जब हो जाएगा, तो ये एक्सीडेंट वगैरह है, जो अचानक एक्सीडेंट है, तो वो कम हो जाएंगे। तो अचानक ब्रेक लगाना, टक्कर लगना, असुरक्षित लेन परिवर्तन, यदि लेन के अंदर साइड में चेंज हो रहा है, फिर आपातकालीन वाहन आ रहा है, यदि कोई एम्बुलेंस वगैरह आ रही है, इन सब का है ना सबको पता चल जाएगा। और लेन साइड से परे,
अब देखो अभी क्या है कि ये एडीएएस है। एडीएएस है, इसकी फुल फॉर्म है एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, है जो अभी चल रहा है कि एक लेन से दूसरी लेन के अंदर जाने के लिए, या फिर ऑटो ड्राइवर टाइप में, ऐसे बहुत सारे सिस्टम है अभी चल रहे हैं। लेकिन ये रेडियो फ्रीक्वेंसी ये थोड़ा सा और उन्नत है, जैसे मतलब ऑटो पार्किंग वगैरह आप देखते होगे, ये सब है। ये एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम है, ये आजकल वाहनों के अंदर आ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा उससे भी है ना उन्नत है, ये उनसे भी एडवांस है ये। ठीक है, तो ये डायरेक्ट लाइन है, जैसे मतलब आपको सीधे आसपास में, इसमें तो क्या है ये एडवांस वाला है, ये एडीएस है, ये तो क्या है कि जो लाइन ऑफ साइट है उसी को ही देख पाता है। लेकिन ये जो अभी वी टू वी सिस्टम है, वी टू वी कम्युनिकेशन सिस्टम है, तो ये लाइन ऑफ साइट के अलावा भी दूसरी जगह पे कौन कौन से वाहन वगैरह आ रहे हैं जो दिख नहीं रहे, उनके बारे में भी ये बता देगा कि किसने ब्रेक लगाए हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या है, 8.5.8 है और ये गीगाहर्ट्ज है, यहां तक होगा, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर लाइसेंसिंग आवश्यकता को छूट दे दी गई है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर ये देखो AIS है, ये मानक है, ये इसके लिए ही विकसित किए हुए मानक है, तो इनको आप थोड़ा सा ऐसे ध्यान रखना, बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप ये ध्यान रखना, ये मानक वगैरह है, ये इसके लिए ही डिसाइड किए हुए हैं। अब देखो C2V2X तकनीक है, इसको भी कवर करता है। इसका मतलब है वेरिएबल टू एक्सट्रीम। ठीक है, जैसे मतलब मोबाइल वगैरह है, सेलुलर फोन वगैरह है, ये भी है ना जो कार के साथ में ऐड हो जाएंगे इसके साथ में। तो वो क्या है कि मोबाइलों पे भी है ना, जैसे कोई पैदल जाने वाला यात्री है तो उसकी भी सूचना वगैरह दे देगा। तो ये सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, गाड़ियां आपस में टक्कर नहीं, यदि आदमी से भी यदि कोई टक्कर होती है तो उसके बारे में भी ये सूचना दे देगा। ठीक है, तो इसको भी तकनीक को कवर करने वाली है ना, इसके बारे में अब आगे कोशिश की जा रही है कि इसको आगे तक विकसित किया जाए। अब प्रमुख आवश्यकताएं वगैरह क्या है कि रेडियो प्रदर्शन रिसीवर, ये बहुत सारी जो टेक्नोलॉजिकल टर्म है वो इसके अंदर है कि रेडियो होनी चाहिए, रेडियो फ्रीक्वेंसी है उसका यूज होना चाहिए, रिसीवर भी होना चाहिए गाड़ी के अंदर। फिर उसके बाद में ग्लोबल जो जीपीएस टाइप में है तो वो सैटेलाइट सिस्टम है उससे भी जुड़ा हो, विद्युत आपूर्ति हो गाड़ी के अंदर, विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप वगैरह, साइबर सुरक्षा, ये सारी चीजें हैं किसी भी गाड़ी के अंदर अब जरूरी होंगी। और अभी सरकार क्या कह रही है कि 1 अक्टूबर 2027 से L, M और N इस टाइप इस श्रेणी के वाहन है, मतलब L तो होते हैं टू व्हीलर और थ्री व्हीलर, M मतलब होता है कि कार और बस वाले हो गए जो यात्री वाहन और N है तो वो होते हैं ट्रक वगैरह, ये सब। तो ये सब है, तो इनके अंदर है ना, सबके अंदर इसको अनुपालन करने के लिए कह दिया, और 2028 से है तो वो मैंडेटरी कर देंगे, मतलब एकदम ही मतलब मैंडेटरी है उसके बाद से। ठीक है, तो ये सब हमने देख लिया V2V कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में। अब देखो अगला आर्टिकल है, ये है पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया की 150वीं जयंती है, इसके बारे में यह आर्टिकल है। पिंगली वेंकैया आपने नाम कई बार सुना होगा, यदि आपने लूसेंट वगैरह यहाँ से अपनी तैयारी की शुरुआत की होगी तो उस टाइम पे भी, और बाकी वैसे भी आपको मिल जाता है कई बार। देखो इन्होंने जो हमारा आज का झंडा है तो उसके बारे में इनको मतलब राष्ट्रीय ध्वज का है ना पितामह कहा जाता है। तो इन्होंने क्या है 19 साल की एज के अंदर ये गांधी जी से मिले थे, और ये इनकी किताब है ए नेशनल फ्लैग फॉर इंडिया, और इसके अंदर जो झंडे की 30 डिजाइनें थी वो इन्होंने लॉन्च की थी। और फिर उसके बाद में ये गांधी जी से मिले, जो विजयवाड़ा के अंदर सम्मेलन हुआ था उसके अंदर, ये कौन से 1921 के अंदर विजयवाड़ा में अधिवेशन हुआ था, तो उसके अंदर ये गांधी जी से मिले थे। और गांधी जी से मिलने के बाद में इन्होंने दो कलर बताए थे, इन्होंने शुरुआत में दो कलर बताए, रेड और ग्रीन। ठीक है, तो ये दो कलर बताए, फिर उसके बाद में गांधी जी ने कहा कि इसको है ना तीन कलर कर देते हैं हम, रेड की जगह हम जो ऑरेंज है ये कर देंगे, फिर ग्रीन कर देंगे और व्हाइट कर देंगे, ये बीच के अंदर व्हाइट कर दिया गांधी जी ने। और बीच में इन्होंने चरखे वाला भी बता दिया कि चरखा रखा जाएगा, तो ये उन्होंने डिसाइड किया था। फिर उसके बाद में चरखे को हटा के, और भी उसके बाद में जैसे 1947 के अंदर ही हुआ था, है ना। 22 जुलाई है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, श्योर नहीं हुआ है ये, जुलाई है अगस्त है, 22 जुलाई 1947 है। हाँ तो यही हो सकता है, श्योर नहीं हूँ। तो देखो इसमें क्या है कि इसमें फिर ना अशोक चक्र को और उनको शामिल कर लिया गया था, 24 तिल्लियां और वो सब है। तो वो तो थोड़ा सा आपको पिंगली वेंकैया है तो इनके बारे में पता होना चाहिए, पिंगली वेंकैया के बारे में श्रद्धांजलि दी गई ये तो है, और उसके साथ में 150 है तो थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सफेद रंग और चरखा है ये जोड़ दिया था फिर इन्होंने। फिर अनोखे उपनाम वगैरह हैं इनके, जैसे डायमंड वेंकैया जो हीरे विशेषज्ञ थे, पट्टी वेंकैया ये कपास के अंदर शोध किया था शायद इन्होंने, कंबोडिया वगैरह इसके अंदर किया था, कहाँ किया था। फिर जापानी लैंग्वेज वगैरह आती थी। तो ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ यही नहीं, इन्होंने झंडे वाला यही नहीं, उसके अलावा भी ना इन्होंने देखो स्वतंत्रता सेनानी थे, बहुभाषाविद थे, बहुत सारी भाषाएं आती थी, भू वैज्ञानिक भी थे, जैसे मतलब डायमंड वगैरह के लिए बता रखा है। फिर लेखक थे और उत्कृष्ट कृषि विशेषज्ञ भी थे, तो इनके पास में बहुत सारी प्रतिभाएं थी। तो ये हमने पिंगली वेंकैया जी के बारे में हमने देख लिया है। फिर उसके बाद में अगला आर्टिकल है सौर ऊर्जा का विकास, ये पीएवी बैकग्राउंड की न्यूज है। तो देखो सौर ऊर्जा का विकास है, देखो पहले हम सिर्फ और सिर्फ 2014 के अंदर इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी थी 3 गीगावाट ही थी हमारी, और अब दो जो जून
2026 का नया डाटा है, ये 30 जून का है शायद, जहां तक डाटा है, ये 162 गीगावाट है, इतनी हमारी कैपेसिटी हो चुकी है सोलर पावर के अंदर। और देखो 2010 के अंदर नेशनल सोलर पावर मिशन लॉन्च किया गया था। 2014 के अंदर सोलर कैपेसिटी है ना 3 गीगावाट आई थी, ये हमने बात करी ली है। 2015 के अंदर है सोलर टारगेट है, तो वो 100 गीगावाट हमने डिसाइड किया था, ठीक है, कि इतना हम लेके जाएंगे। फिर उसके बाद में टारगेट वॉज रिवाइज कर दिया था। फिर उसके बाद में 2017 है, 17 के अंदर ये यूनिट वगैरह, 2021 कोई काम का नहीं है, पंचामृत लॉन्च किया था, ये इंपॉर्टेंट है। पंचामृत अनाउंस किया था COP26 के अंदर 2021 के अंदर इंडिया ने। फिर पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना है, ये सरकार ने लॉन्च की है इसके लिए 2024 के अंदर। 25 के अंदर ये सेकंड लार्जेस्ट सोलर ग्रोथ मार्केट ग्लोबली, इंडिया है वो सोलर के लिए ग्लोबल मार्केट बन गया था 2025 के अंदर। और 26 के अंदर सोलर कैपेसिटी है ना 162 गीगावाट क्रॉस कर चुकी है, ठीक है। तो ये इसके अंदर थोड़ा ऊपर से दे रखा है। और अंदर हम देख लेते हैं, पीएवी बैकग्राउंड की न्यूज़ है, बहुत बड़ी न्यूज़ है। इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट के अंदर चाहे देखना चाहें देख सकते हैं। देखो इतना हमने बात कर ली है। फिर उसके बाद में देखो भारत ने 2025-26 के अंदर, मतलब सिर्फ एक साल के अंदर 44 गीगावाट है, इतनी सोलर पावर जनरेशन कर ली है। और अमेरिका को पछाड़ के इंडिया सेकंड बन गया है, फर्स्ट नहीं सेकंड की। एक मतलब सोलर विकास वाला बाजार है, तो एक साल के अंदर सबसे ज्यादा विकसित करने वाला इंडिया सेकंड नंबर पे आ गया। शायद फर्स्ट नंबर चाइना ही होगा, इतना विकास तो और कौन कर सकता है, ठीक है। अब देखो टैरिफ वगैरह के अंदर भी गिरावट हुई है, पहले ज्यादा टैरिफ था, ठीक है, 18 रुपए प्रति यूनिट लगते थे, और आजकल देखो 2.44 प्रति यूनिट ही लग रहा है। और भड़ला है तो ये सबसे बड़ा प्लांट है, शायद उससे बड़ा भी अभी पूगल के अंदर लगने वाला है। और भारत की बिजली मांग का 51% हिस्सा है ये भारत है, ये सोलर पावर नहीं है, नवीकरणीय ऊर्जा है, तो इनसे प्राप्त करता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप कहीं भी जो नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में आता है तो 51.5%, मतलब 50% से ज्यादा हिस्सा है वो हम यहाँ से, नवीकरणीय ऊर्जा है जो रिन्यूएबल एनर्जी है, यहाँ से हम यूज में ले रहे हैं। अब देखो बहुत सारी स्कीम है। सूर्य सरोवर योजना है, इसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं। इसके अंदर 5,000 ये हो गया। फिर इसके अंदर देखो एक वो था कि 2 घंटे की आपके पास में जो बैटरी कैपेसिटी है वो ज़्यादा वो होनी चाहिए। कल वाले में शायद मैं भूल गया था, तो उस टाइम पे मेरे को याद आ गया अब कि इसमें था बैटरी कैपेसिटी है तो वो 2 घंटे तक है ना उसके अंदर ही, उसके पास में होना चाहिए जहां भी आप जलाशय वगैरह लगा रहे हो वहां पे, ठीक है, कि आपको रात को भी लाइट मिलती रहे उसके लिए। अब देखो सोलर पार्क योजना है, तो ये सोलर पार्क योजना बहुत सारे सोलर पार्क लगा रखे हैं, 54 सोलर पार्क हैं अभी तक। और बढ़ला है, ये बड़े परिसरों के अंदर आता है। फिर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, इसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। फिर स्कीम है ये, पीएम कुसुम हो गया, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर हो गया। फिर घरेलू विनिर्माण के लिए पीएलआई स्कीम हो गई। तो ये सिर्फ स्कीम है, इसके बारे में तो कोई देखने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। और देखो अनुमोदित मॉडल और निर्माताओं की सूची वगैरह है। अब वैश्विक स्तर पे भारत का नेतृत्व है, तो आईएस है, तो इसके अंदर भारत कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में वन सन वन ग्रिड है, आपको पता है कि एक सन जैसे मतलब सन है अलग अलग जगह जाता है, और ये बिजली है तो इसको स्टोर तो हम रख नहीं सकते हैं। तो उसको जैसे जहाँ पे एक पूरा ग्रिड वगैरह बन जाएगा, यदि पूरे इंडिया के वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर ग्रिड वगैरह बन जाएगा, तो जहाँ पे सोलर जा रहा है, सूर्य जा रहा है, तो वहाँ पे बिजली उत्पादन हो रही है, और जहाँ पे नहीं है उस तरफ वो ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, बिजली को। तो इसके लिए वन सन वन ग्रिड है, तो ये कोप जो 26 था इसके अंदर भारत ने रखा था, ठीक है। फिर ये इंग्लैंड के साथ में मिलके था, ये फ्रांस के साथ में मिलके है आईएसए। फिर जलवायु प्रतिबद्धता है, COP26 के अंदर हमने 500 वाला किया है, वो 2070 तक हम शून्य नेट जीरो वाला है। ये सारी चीज़ें हम पता है, ठीक है। तो 2-3 चीज़ें थी वो हमने देख ली है, वो मैंने हाईलाइट शुरुआत में कर दी है, बाकी रिवीजन वाली चीज़ें हैं, ठीक है। इसलिए मैंने इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी है। अब देखो अगला आर्टिकल है, ये जम्मू कश्मीर में ऊज बहुउद्देश्य परियोजना है, इसके बारे में। ये ऊज है, ये रावी नदी पे है, रावी नदी है इसके ऊपर है। और देखो जैसे आपको पता है कि सिंधु समझौता हुआ था, उसके अंदर जो ऊपर वाली 3 नदियां थी, तो उसका तो लगभग पूरा जो मतलब पूरा ऐसे नहीं है कि 80-20 माना गया था। 80-20 लगभग है ये, कि मतलब उसका जो प्रवाह है वो खराब नहीं होना चाहिए। और 80-20 का था कि इंडिया है तो 20% ही यूज में ले सकता है, ऊपर की जो 3 नदियां हैं। और नीचे वाली जो 3 नदियां हैं उसके अंदर इंडिया है वो ले सकता है, पूरा 100% इंडिया को दिया गया था। और उसके अंदर RSB, बी मतलब व्यास है ये, ठीक है। रावी, सतलज और व्यास, ये 3 नदियां हैं। ये नीचे वाली जो 3 नदियां हैं इनका पानी है तो वो इंडिया पूरी तरीके से ले सकता है। अभी क्या है कि हम पूरी कैपेसिटी के साथ में यूज ले ही नहीं पा रहे थे। तो अभी जैसे आपको पता है कि पहलगाम हमला हुआ था, उसके बाद में हमने सिंधु नदी समझौता है तो उसको कैंसिल कर दिया था। तो उसके बाद में ये ऊज नदी परियोजना हो गई, या फिर ना जो किश्तवाड़ नदी परियोजना है, इनको है ना बहुउद्देशीय परियोजना है, तो इनको हमने थोड़ा एक फास्ट मोड के अंदर हम लेके आए थे। तो उसके बारे में थोड़ा सा है कि इनको वापस देखा जा रहा है, कि मतलब रिवाइज किया जा रहा है। तो उस बहुउद्देशीय परियोजना है तो इसकी स्थिति की समीक्षा की है सिर्फ, बस इसको ये पता होना चाहिए कि उस बहुउद्देशीय परियोजना है ये कहाँ पे है, ठीक है।
कौन सी नदी पे है? तो देखो एक संस्था है ये, वेबकोस लिमिटेड, इसको इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और ये क्या है कि ये जल शक्ति मंत्रालय है, इसके तहत ये संस्था आती है, वेबकोस लिमिटेड। ठीक है, एक सार्वजनिक उपक्रम है ये, वेबकोस लिमिटेड। बस उसके अलावा देखो ऐतिहासिक रणनीतिक वगैरह है वो मैंने आपको बता दिया। एक देखो शाहपुर कंडी है परियोजना, ये भी अटकी हुई थी, इसको भी है ना फास्ट मोड के अंदर सरकार लेके आई है अभी। और एक ऊज वाली हो गई शाहपुर कंडी, और ये दोनों हैं, दोनों ही रावी नदी के ऊपर हैं, बस इतना ध्यान रखना है, इसके लिए मैंने ये आर्टिकल जोड़ा था। ठीक है, अब परियोजना की मुख्य विशेषताएं वगैरह क्या है वो काम की नहीं है ज्यादा, और मैंने ओरली आपको बता दिया है। फिर उसके बाद में देखो सार्वभौमिक बैंकिंग कवरेज है, बैंकिंग कवरेज है ये 99% गांव तक पहुंच चुका है। ठीक है, हर एक गांव के अंदर बैंक वगैरह है अभी, है ना, जो हम देख रहे थे कि डिजिटल इंडिया वगैरह है, तो उसके लिए या ये इंपॉर्टेंट है। फिर 99% है ये बैंक है, तो बैंकिंग है वो गाँव तक पहुंच चुकी है, मतलब लगभग 100% ही मानो। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है, मतलब कौन कौन है, जैसे मान लो या तो बैंक की शाखाएं होंगी होंगी, फिर उसके बाद में जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है, कुछ आदमी वगैरह नियुक्त कर दिए जाते हैं, बैंक के अधिकारी वगैरह गाँव के अंदर जहाँ पे पहुंच नहीं पाते हैं। फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, ये हो गए। ये तीन है, तीनों में से कोई ना कोई चीज तो 99% जो गांव है उनके अंदर है ही। ठीक है, और उसके अलावा देखो आरबीआई के दिशा निर्देश हैं, आरबीआई के दिशा निर्देश इस तरीके से कहते हैं कि यदि 25% शाखाएं हैं, यदि कोई बैंक है अपना 25% शाखाएं हैं वो बैंकिंग सुविधाओं से वंचित ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ही वो लगाता है, तो उसको पूर्व अनुमति वगैरह है ना आरबीआई से लेने की जरूरत नहीं है। क्या आरबीआई से कोई बैंक यदि मान्यता प्राप्त करना चाहता है, यदि स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया या फिर कोई भी बैंक यदि खोलना चाहता है, तो उसको यदि उसको आरबीआई से मान्यता वगैरह पहले लेनी पड़ती है। लेकिन यदि 25% शाखाएं हैं वो बैंक सुविधाओं से वंचित ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर यदि कर दी जाती हैं, तो इसको मान्यता वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, ये बात कह रखी है। तो यहाँ से प्रीलिम्स के लिए आपके लिए स्टेटमेंट बन सकता है, तो थोड़ा सा इसको है ना इस पॉइंट को आप ध्यान रखना। ठीक है, और यदि मेंस के लिए आपको यूज में लेना तो 99% वाला वो जो फैक्ट था उसको आप यूज में ले सकते हो मेंस के लिए। अब देखो राष्ट्रमंडल खेल के बारे में अगला आर्टिकल, राष्ट्रमंडल खेल है, तो इसके अंदर प्रधानमंत्री जी ने आपको उनको बताया है कि राष्ट्रमंडल पैरा खेल है और राष्ट्रमंडल खेल है। तो ये टोटल इस बार 39 पदक हैं ये जीते हैं। देखो पहली बात तो आपको राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में तो लगभग पता ही होगा, कॉमनवेल्थ गेम है जो ब्रिटिश एम्पायर के अंदर जो कंट्रीज आती थी उनके लिए ब्रिटेन ने शुरू किया था। हालांकि इसके अंदर ब्रिटेन, जो ब्रिटिश एम्पायर के अंदर आने वाले देश हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं और वो नहीं भी हैं, कुछ नहीं भी हैं, और कुछ बाहर के देश हैं जो ब्रिटिश एम्पायर का कभी हिस्सा रहे ही नहीं, वो भी इसके अंदर शामिल हैं। तो इसका कोई बाउंड्री टाइप में, लिमिटेशन टाइप में नहीं है। भारत के लिए भी एक शर्त इस तरीके से नहीं रखी गई थी कि आपको ब्रिटिश एम्पायर है तो आप हिस्सा हो तो कॉमनवेल्थ आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा, ये कोई जरूरी नहीं था। भारत ने अपनी स्वेच्छा से इसके अंदर शामिल हुआ था भारत। ठीक है, तो अब राष्ट्रमंडल खेल है तो 2030 के अंदर अहमदाबाद के अंदर होने वाले हैं, ये थोड़ा आप ध्यान रखना। हर 4 साल से होते हैं ये, हर 4 ईयर से ये राष्ट्रमंडल खेल होते हैं। 2030 में अहमदाबाद के अंदर होने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम पीछे वाला है वो भी हम देखें, और जैसे जैसे थोड़ी न्यूज आती है तो उस टाइम पे हम एक होलिस्टिक तरीके से जब आएगा, जिस टाइम पे उनको पुरस्कार वगैरह दिए जाएंगे तो हम थोड़ा और अच्छे से देखेंगे। एक दो चीज आप देख सकते हो, जैसे मीराबाई चानू है तो उन्होंने 3 बार राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर स्वर्ण पदक जीता है, तो ये पहली भारतीय बन गई है। ठीक है, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है मीराबाई चानू ने। और उसके अलावा देखो 29 पदक टोटल है, उसके अंदर इंडिया ने चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अंदर फर्स्ट है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, दूसरा है इंग्लैंड, तीसरा है कनाडा, और तीसरा चौथा है इंडिया। ठीक है, ये कोई एक्रोनिम टाइप में आपको यदि बनाना है तो बना सकते हो। ये देखो यूपीएससी के लिए थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, और पीसीएस वगैरह के लिए तो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, स्पेशली आरएस के लिए, राजस्थान के लिए, इनके लिए तो ज़्यादा है। तो देखो 13 स्वर्ण पदक हैं, 17 रजत हैं, और 9 कांस्य पदक हैं। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कितने कितने पदक हैं। और ये बस, और पैरा खेलों के अंदर 3 स्वर्ण, 2 और 2 कांस्य। ठीक है, तो ये थोड़ा सा, ये जो मैंने हाईलाइट किया है इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और देखो उसके अलावा जो राष्ट्रमंडल खेल हैं, जो पिछले राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, तो उसके अंदर लगभग 60 से ज्यादा पदक आए थे हमारे पास में, और इस बार बहुत ज्यादा कम है। इसका रीजन एक तो ये भी है कि शूटिंग वगैरह है तो वो इसके अंदर शामिल नहीं था, इस बार हटा दिया था उसको। और आपको पता है शूटिंग के अंदर अंदर हमारे बहुत सारे पदक आते हैं, तो इसलिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, और कॉमनवेल्थ हम वापस देखेंगे, ये लास्ट फाइनल नहीं है हमारे लिए। और जैसे अब कोयला मंत्रालय है, तो कोयला मंत्रालय के देखो एक फैक्ट है कुछ छोटे छोटे, उनको आपको ध्यान में रखना है। देखो टोटल 55% कोयला है, उसकी आवश्यकता हम प्राथमिक ऊर्जा है तो वहीं से कोयले से ही प्राप्त करते हैं। 55% जो प्राथमिक ऊर्जा की आवश्यकता है वो कोयले से पूरा करते हैं, और 70% से ज्यादा बिजली कोयले से बनती है अभी तक। अभी तक 70% से अधिक बिजली कोयले से बनती है। ठीक है, और भारत के पास में देखो ये डेटा थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टरी हो सकता है कि नवीकरणीय ऊर्जा है तो वो हम 55% करते हैं। ठीक है, सॉरी,
51.5% था ना, तो वो करते हैं। लेकिन ये एनर्जी है और ये बिजली है, इन दोनों के अंदर थोड़ा अंतर समझना आप, ठीक है। तो ये बिजली के बारे में बता रहे हैं। फिर उसके बाद में भारत है ना वर्ल्ड का 5वां सबसे बड़ा कोयला भंडार है, ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है। ये छोटे छोटे फैक्ट हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स के अंदर। और कोयले के दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भी है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, और उपभोक्ता भी है, ठीक है। ये 4-5 फैक्ट थे, ये आपको ध्यान रखने हैं। 55%, फिर उसके बाद में 70%, ये 4 फैक्ट हैं, ये ध्यान रखोगे आप, बस इतना ही है। अब देखो ये सिर्फ जो यूपीपीसीएस है उसके लिए ही है, आप बाकी नोट मत करना इसको। ब्रिक्स की छोटी छोटी बैठकें वगैरह ये होती हैं, लेकिन इसके लिए ब्रिक्स देशों की सांख्यिकी कार्यालय वाली बैठक है, तो ये लखनऊ के अंदर हुई है, इसलिए शायद हो सकता है कि यूपी वालों को थोड़ा पूछ लिया जाए कभी गलती से, तो थोड़ा सा आपके लिए है। और बाकी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जो दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो यूपीएससी के लिए भी बिल्कुल नहीं इंपॉर्टेंट है, आप छोड़ देना इसको। अब देखो क्वेश्चन है, कल वाले का आंसर है बी, बी एंड बी, ठीक है, ये देख लेना। और ये है, ये ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम है, इसके लिए ग्रीन क्रेडिट। और फिर V2V है, संचार प्रणाली कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसके बारे में है। और ये दो आपके लिए मेंस के लिए क्वेश्चन है। एक तो ये CWC है, उसके बारे में सेंट्रल वाटर कमीशन वगैरह इनके सबके बारे में, कि जो फ्लडिंग है तो उसके लिए जो आपको मेंस के अंदर ही काम आएगा ये, ठीक है। तो आज आज का सेशन यही खत्म करते हैं, कल मिलते हैं, थैंक यू।